वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 9 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स 2023 के बारे में। आप इस ऑप्शनल को ऑनलाइन मोड में एक्सेस कर सकते हैं। 250 से अधिक घंटों की आपकी क्लासेस होंगी। पूरा सिलेबस 100% कवर कर दिया जाएगा। मैपिंग इंडिया और वर्ल्ड की रहेगी। कवरेज जो मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप इस कोर्स के बारे में कोई और एडिशनल जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन अटेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। हाल ही में उनका एक बहुत ही ग्रैंड स्टैचू अनवील किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ब्लैक ग्रेनाइट स्टैचू है ये, 28 फीट इसका मेजरमेंट है और इंडिया गेट के नज़दीक में जो एक कैनोपी है वहीं पर इसे प्लेस किया गया है। बात करते हैं नेताजी के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और स्टूडेंट होने के दौर में ही पैट्रियोटिक जील से भरे रहते थे। मिलिटेंट अप्रोच था भारत की आज़ादी को लेकर। गांधी जी का जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस का मैकेनिज्म था वो उसमें बहुत बिलीफ रखते नहीं थे। जब ये अपना आईसीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद नौकरी नहीं ज्वाइन करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, तो सीआर दास जी इनसे कहते हैं गांधी जी का इंटरव्यू लेने को लेकर। तो जो उनका पहला फीडबैक था गांधी जी को लेकर वही बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि गांधी जी अपने विचारों में क्लियर नहीं है, जबकि गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है ही वॉज द पर्सन जो अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्लियर थे। उनको पता था कि वो कब क्या और कैसे कर रहे हैं। लेकिन नेताजी ने जब अपना पहला ऑब्जर्वेशन लिया तो उन्होंने यही बोला, द पर्सन इज नॉट क्लियर इन हिज थॉट। इन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और जो ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम करेंगे भी या नहीं। खैर, तो कुल मिला के गांधी जी की जो विचारधारा थी वो उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहते थे। इनके कुछ फेमस स्लोगन्स रहे, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। ही वॉज द पर्सन जिसने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा अपने सिंगापुर के एड्रेस में। 1945 में इनकी मृत्यु हुई ऐसा कहा जाता है जब इनका प्लेन क्रैश हो जाता है ताइवान में। हालांकि इस बात को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई। कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी मृत्यु उस समय हुई नहीं थी और उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो जिंदा थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में कभी कुछ खास साफ जवाब नहीं मिले हैं। उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पास किया, जिसके लिए ये जाते हैं लंदन में। वहाँ पर देखिए केवल 6 सीट्स थी, जिसमें से इनकी रैंक 4th थी। और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि उनके पिताजी का बहुत दबाव था। इवन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो भी चाहता था कि बोस जी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लें। शायद उसको अंदाज़ा लग गया था कि गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो बवाल ही करेंगे, जो कि उन्होंने बाद में किया भी। खैर, वो 1921 में इंडिया लौट आते हैं और उसके बाद इनकी जो नेशनल जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। 1938 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं सर्वसम्मति से। हरिपुर में का जो सेशन था वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस जो अनक्वालिफाइड स्वराज है उसको लेकर अपनी डिमांड्स को रेस किया। उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फोर्स काम आएगा और इसीलिए गांधी जी के व्यूज़ के अगेंस्ट में चले गए और एक कन्फ्रंटेशन भी स्टार्ट हुआ। 1939 में एक बार ये फिर से आईएनसी के प्रेसिडेंट चुने गए। हालांकि गांधी जी इस बार नहीं चाहते थे कि बोस जी चुने जाएं और इसीलिए उन्होंने उनके अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था। उसके पहले वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हो जाए, बट उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन त्रिपुरी में एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया जहां पर कांग्रेस के कई सारे लोगों ने बोस जी के साथ काम करने को मना कर दिया। तो बोस जी इस बात से नाराज हो जाते हैं और उन्होंने त्रिपुरी के सेशन के बाद रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया ताकि कांग्रेस में कोई विभाजन ना हो। लेकिन इनके जो काम करने का तरीका था वो कांग्रेस में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने बिना कांग्रेस की अनुमति के ही एक नेशनल लेवल का सत्याग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद कांग्रेस से नाराज होकर इनको कांग्रेस से बाहर कर दिया और काफ़ी लंबे समय तक किसी भी इलेक्टोरल पद पे ना जाने को लेकर ऑर्डर दे दिया, पास कर दिया। उसके बाद इन्होंने देश के बाहर जाकर इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू करी। 1942 में ये जापान जाते हैं जहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो ईस्ट एशिया में चल रहा था उसको लीड करना शुरू करते हैं। जापानीज एड और इन्फ्लुएंस से उन्होंने 40,000 लोगों की एक फोर्स को डेवलप किया, जो पहले से खैर बनी हुई थी, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया और जापानीज ऑक्यूपाइज साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेशनल आर्मी के फॉर्म में, आज़ाद हिंद फौज के फॉर्म में उसे रीऑर्गेनाइज करके इंडिया के इंडिपेंडेंस के कॉज के लिए आगे बढ़ाया। 1942 में जब ये जर्मनी जाते हैं तो वहाँ के जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ही इन्हें नेताजी का टाइटल दिया। तो ये तो जानकारी थी नेताजी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्विंग मिंग जिंग 50 के बारे में है। बहुत ही बढ़िया सा नाम है इसका ना। चाइना अक्सर अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से सरप्राइज करता रहता है। चाइना ने एक बार फिर से सरप्राइज किया है और पहला फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, उसका मैडन टेस्ट फ्लाइट, जिसे मॉर्निंग स्टार 50 भी कहा जा रहा है। चाइना का फुली सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन है। अब समझिए,
एक तो ये ड्रोन है, ये कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सेमी सैटेलाइट कहा जा रहा है क्योंकि ये सैटेलाइट के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये हाई एल्टीट्यूड पर जाकर जानकारी इकट्ठा कर सकता है, फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर कर सकता है, कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट की जानकारी भी कन्वे कर सकता है। ये पूरी तरीके से सोलर पैनल्स पे वर्क करेगा। ये 20 किलोमीटर की जो हाइट है वहां से लेकर 100 किलोमीटर की हाइट में काम कर सकता है। एयर फ्लो वहां पे स्टेबल होता है, क्लाउड्स नहीं होते, तो सनरेज इसको बढ़िया मिल जाती हैं। तो 20 से 100 किलोमीटर की हाइट पे जाकर अगर ये जानकारी इकट्ठा कर रहा है तो दैट इज सिमिलर टू सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट फंक्शन के जैसे ये फंक्शन से परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सैटेलाइट को लॉन्च करना, ऑर्बिट में सेट करना खर्चीला प्रोसेस है। ये आसानी से लॉन्च किया जा सकता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तीसरा, कि सन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है तो पूरी तरीके से क्लीन है और चाइना की कैपेसिटी को बढ़ाता है नियर स्पेस या ओशन के ऊपर जानकारी इकट्ठा करने को लेकर। तो खैर, ये अच्छी एडवांसमेंट है और इन एडवांसमेंट से जो बाकी की कंट्रीज हैं उन्हें भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में है, QRSAM। डीआरडीओ ने भी हाल ही में इसका जो 6 फ्लाइट टेस्ट है उसको कंप्लीट किया। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सैम में समझ में आ जाता है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब जमीन से हमला करेंगे और हवा में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डीआरडीओ ने इसको प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे तैयार किया है। जैसे कई बार जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी व्हीकल्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उनके ऊपर अटैक का खतरा अक्सर बना रहता है। हमने कई बार देखा कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं वो ऐसे दस्तों को टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं। उनके साथ इस QRSAM सिस्टम को भेजा जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस एंड कंट्रोल एल्गोरिथम पे वर्क करता है, वॉरहेड चेन्स के साथ वर्क करता है। इसकी सबसे बढ़िया खूबी ये है कि ये ऐसा वेपन सिस्टम है जो मूविंग व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सर्च एंड ट्रैक कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ही कम मार्जिन पे। मतलब अभी आपको खतरा महसूस हुआ, लॉन्च कर दो। तो मतलब अगर हमारा आर्मी कॉन्टिजेंट कहीं पे जा रहा है और कोई उसको अटैक करने की कोशिश करेगा और QRSAM वहां पर है तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये अटैक कर देंगे और जो एनिमी है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कर्तव्य पथ के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि जो राजपथ हुआ करता था और जो सेंट्रल विस्टा लॉन का पूरा एरिया है उसे एक नया नाम दिया जाएगा, दैट विल बी कर्तव्य पथ। अगर आप गए हो इंडिया गेट घूमने के लिए, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या कभी आपने विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति भवन है वहां से लेकर इंडिया गेट के बीच में एक बहुत लंबा पाथवे है, कई सारे रोड्स का एक नेटवर्क है। आप उसे इस इमेज में भी देख सकते हो, उसे राजपथ कहा जाता था। तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, इसको कंपोजिट तौर पे अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। नेताजी स्टैचू जो इंडिया गेट के पास में है वहां से लेके जो राष्ट्रपति भवन है उसके बीच का पूरा हिस्सा। सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए, राजपथ क्या डिनोट करता था कि मतलब जो राजा हैं उनके जाने का रास्ता, ये डिनोट करता था पावर को। लेकिन अब जो नाम दिया गया है दैट इज कर्तव्य पथ। कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। मतलब ये जो पूरा एरिया है वो किसी पावर को डिनोट नहीं करेगा बल्कि ड्यूटी को डिनोट करेगा, और ये डिनोट करेगा कि ये जो पूरा एरिया है ये पब्लिक ओनरशिप में है। तो ये एक अच्छा सा एक पॉजिटिव सिग्नल होगा इसका नाम बदला जाना। राजपथ की बात करें तो ब्रिटिशर्स के रूल में इसे किंग्सवे कहा जाता था, राजा के जाने का रास्ता। जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे उन्होंने इस पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को फ्रेम किया और उसे ये नाम दे दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने इसी का नाम बस हिंदी में रख दिया, दैट वाज राजपथ। तो ये एक पावर को डिनोट करने वाला कीवर्ड था, सो आई थिंक कि ठीक है, चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम कर्तव्य पथ रहेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आइंस्टाइन रिंग के बारे में है। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जो जेम्स वेब टेलीस्कोप का है, स्पेस टेलीस्कोप का, उसने अभी एक इमेज को कैप्चर किया है जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट आइंस्टीन रिंग बनाता है। आइंस्टीन रिंग क्या होता है, पहले आप कुछ फंडामेंटल्स समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइंस्टीन ने 1915 में जब वो जो ग्रेविटेशन है उसको लेकर अपनी थ्योरीज को डेवलप कर रहे थे, 1916 में उसको लेकर उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में वो स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट करता है, और जो बेंड होता है उसी की वजह से जो इफेक्ट होता है बाकी के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसे ही हम ग्रेविटेशन कहते हैं। लाइक अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा तो वो इस बेंड की चपेट में आएगा, और ये जो बेंड की चपेट में आना है इसे ही हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट जो स्पेस टाइम में है वो स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स मास। अभी जो बेंड होता है ये आसपास के केवल ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित नहीं करता बल्कि ये लाइट को भी प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, कोई एक गैलेक्सी है और इसके पीछे एक छोटी सी गैलेक्सी छुपी हुई है और अर्थ यहां पर है। हमें कोई भी चीज केवल तब दिखाई पड़ेगी जब उसमें से लाइट टकराकर हम तक आए, या फिर वो लाइट जो एमिट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट वो हम तक पहुंचे। अब इस ऑब्जेक्ट की या इस गैलेक्सी की जो लाइट है वो तो हम तक आसानी से आ जाएगी, लेकिन ये इसके पीछे छिपा हुआ है तो इसकी लाइट तो हमारे तक आएगी नहीं। तो होता क्या है कि ये जो गैलेक्सी है ये स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट करेगी, ठीक है, और ये जो बेंड है
ये बैंड इस लाइट को जो इसके पीछे की गैलेक्सी से आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक लेंस किया करता है। जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस जानते हैं ना, वो लाइट को एक जगह पे सेंटर्ड कर देता है, और जो कॉन्केव लेंस है वो लाइट को स्प्रेड कर देता है। तो इस तरीके से जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में बेंड क्रिएट करता है अपने मास के अकॉर्डिंग, तो वो एक ग्रेविटेशनल लेंस की तरह काम करने लगता है, और उस लेंस के प्रभाव में आते ही जो लाइट होती है वो स्प्रेड हो जाती है। अब देखिए, ये लाइट जो यहाँ से आ रही है वो इस बेंड की चपेट में आएगी और यहाँ से घूम जाएगी, और घूमने के बाद ये फिर हमारे तक आएगी। अब नॉर्मली हम इस गैलेक्सी को, जो कि इस बड़ी गैलेक्सी के पीछे छुपी हुई है, नहीं देख पाएंगे, लेकिन चूंकि इसने स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट किया हुआ है और उस बेंड की चपेट में वो लाइट भी आएगी जो इस गैलेक्सी से निकल के आ रही है, तो यहां पर लाइट की एक रिंग क्रिएट हो जाएगी। हमें ऐसा दिखेगा कि एक रिंग बनी हुई है इसके चारों ओर। वो रिंग एक्चुअली में इसका लाइट होता है जो बेंड होकर आ रहा है। तो इस मैकेनिज्म को, या ये जो पूरा सिस्टम डेवलप होता है, इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, और इसके चारों ओर लाइट की जो एक रिंग क्रिएट होती है इसे आइंस्टाइन रिंग कहा जाता है। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। जो आइंस्टाइन रिंग होती है ये लाइट की एक रिंग होती है जो किसी दूसरी गैलेक्सी से आ रही होती है। अपने सामने का जो ऑब्जेक्ट है उसके मास टाइम को बेंड करते हुए या तो अर्थ में वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, या फिर इस केस में चूंकि ये पिक्चर जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची है, तो यहां पर ये लाइट जेम्स वेब टेलीस्कोप तक आई है। ये इसकी लाइट नहीं है, ये इसके पीछे के किसी ऑब्जेक्ट की लाइट है जो इस बेंडिंग के प्रभाव में हमें रिंग के फॉर्म में दिख रही है। ये जो इफेक्ट है इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। परफेक्ट लेंसिंग आपको तब देखने को मिलती है, परफेक्ट रिंग आपको तब देखने को मिलेगी जब जो ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट और अर्थ या कोई टेलीस्कोप एक सर्टेन अलाइनमेंट में होंगे, तब आपको एक परफेक्ट रिंग देखने को मिलेगा। तो ये अलाइनमेंट पॉसिबली अभी बन गया होगा। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो रिंग होती है ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि केवल गेम है लाइट और ग्रेविटी का, और उस बेंड का, उस वॉबलिंग का, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट की वजह से आ रहा है। आइंस्टाइन रिंग को चॉल्सॉन रिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। हाल फिलहाल की फाइंडिंग में यह पाया गया कि जो आइंस्टाइन रिंग है इसे कैप्चर किया गया है उस लाइट के द्वारा जो एक डिस्टेंट गैलेक्सी से आई। उसका नाम है SPTS ZO41839-4751.8। तो मतलब ये बहुत जरूरी नाम है, आपको याद रखना है, कतई याद नहीं रखना है। आपको याद होगा भी नहीं तो कोशिश भी मत करिएगा। कुल मिला के ये एक ऑब्जेक्ट है, गैलेक्सी का नाम है जहां से ये लाइट आई हुई है। 12 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है अर्थ से ये। तो जो वेब का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया अलाइनमेंट में बन गया था, इसीलिए हमें ये जो रिंग है वो देखने को मिली है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता ही दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विकिपीडिया के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में विकिपीडिया के ऑफिशियल्स को सम्मन किया क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह जी के बारे में गलत जानकारी, मिसलीडिंग जानकारी को विकिपीडिया के पेज पे पोर्ट्रे किया, जहां पर उन्हें एक खालिस्तानी के तौर पे बताया गया। अर्शदीप सिंह जी के बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छे बॉलर हैं। लास्ट ओवर्स में उन्होंने हाल फिलहाल के मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था एशिया कप में। उनके बारे में जानकारी ये बता दी गई थी कि उन्होंने अपना डेब्यूट किया खालिस्तान स्क्वाड में 2018 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। फर्दर 2022 में खालिस्तान जो इंटरनेशनल डेब्यूट रहा वो खालिस्तान से इनका हुआ। कुल मिला के बिल्कुल बेकार सी और मिसलीडिंग सी जानकारी इसमें दी गई थी। खालिस्तान ना तो एग्जिस्ट करता है और ना ही वहाँ की कोई क्रिकेट टीम है, तो इस लिहाज से ये बिल्कुल मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पर थी। और इसी रेफरेंस में इस पूरे जो ऑफिशियल्स हैं विकिपीडिया के उनको समन किया गया। विकिपीडिया बेसिकली क्या है? ये एक मल्टीलिंगुअल फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जिसे लोग ही लिखते हैं और मेंटेन करते हैं। मतलब हमारे आपके जैसे लोगों के अकाउंट्स होते हैं जो जानकारी को एडिट कर सकते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट भी कर सकते हैं, नए पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इस मॉडल का फायदा यह है कि इससे इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। कोई भी जानकारी को एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है, जोड़ सकता है। लेकिन फिर भी अब इसका नुकसान ये होता है कि कुछ लोग कुछ भी ऐड कर देते हैं, कोई भी एडिट कर देते हैं। तो क्या विकिपीडिया के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे इसे चेक किया जाए? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, जो भी वेंडलिज्म किया जाता है, डिसरप्टिव एडिट्स किए जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने का मैकेनिज्म है। पहला तो ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कुछ पेजेस में किसी प्रकार के एडिट्स अलाउ ही नहीं किए जाते, जिसमें बहुत सेंसिटिव जानकारी हो। कोई रिलीजन है, किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी है, तो उसमें अगर कोई वेंडलिज्म, डिसरप्शन होता है, एब्यूज होता है, तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे पेजेस को एडिट्स अलाउ ही नहीं किया जाता। दूसरा कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जहां पर मतलब एडिट्स को रोका जाता है, या ऐसा हो जो कंटेंट डिस्प्यूटेड है तो वहां पर प्रोटेक्शन दी जाती है, कुछ समय के लिए एडिट्स रोक दिए जाएंगे या पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म यहां पर ऑप्ट किया जाता है। अब आपके मन में उत्सुकता होगी कि विकिपीडिया को हैंडल कौन करता है? इसे हैंडल करता है विकिमीडिया फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करता है ये? सबसे पहले तो इसके पास सर्वर्स का कंट्रोल है, वो सर्वर्स जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होस्ट की जाती है, जो इंफॉर्मेशन या यूजर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है।
दूसरा, इनके पास अधिकार होता है कि ये डिसाइड करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास अधिकार होता है, कंसिडरेबल पावर होती है, यूजर्स को ब्लॉक कर सकते हैं और कई सारे सर्कमस्टेंसेस में एडिट्स को भी रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे काम डिसाइड करने का अधिकार विकिमीडिया फाउंडेशन के पास है। विकिमीडिया फाउंडेशन जो है, क्या उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है कि आपने ये एडिट्स क्यों नहीं देखे? देखिए, इसको लेकर कोई सेटल पोजीशन है नहीं। ये बिल्कुल फेसबुक जैसा हुआ ना, कोई भी कुछ भी डाल दे रहा है, कोई कुछ भी एडिट कर दे रहा है। विकिपीडिया खुद को एक इंटरमीडियरी बताता है। उनका ये कहना है कि यूजर्स के द्वारा जो कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डाली जा सकती। इसके पहले भी कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर विकिमीडिया फाउंडेशन को लेकर ये बताया गया कि ये कंटेंट ओन नहीं करते, इसीलिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है। हालांकि इंडिया में कई सारे लॉज हैं जिनको अबाइड करना होगा विकिमीडिया फाउंडेशन को और विकिपीडिया को भी। सेक्शन 79 IT एक्ट 2000 का, जहां पर जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। फर्दर IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 आए हैं, जहां पे ये कहा गया है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो इंटरमीडियरीज के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा, वो इस बात को इंश्योर करेंगे। और IT रूल्स 2021 के ये भी कहते हैं अगर कोई जानकारी आपको बता दी गई कि आप इसको हटाओ तो तुरंत हटाना पड़ेगा। तो ये सारे तो विकिपीडिया को भी फॉलो करने ही पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में जो प्लीनरी सेशन था, कुल मिला के एक कंप्लीट सेशन होता है 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, उसे व्लादिवोस्तोक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एड्रेस किया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये इंटरनेशनल फोरम है जो रशिया के व्लादिवोस्तोक में हर साल होस्ट किया जाता है। रशिया का ये पूरा फार ईस्ट का रीजन है, बिल्कुल यहाँ एकदम कॉर्नर पे आपको मिलेगा व्लादिवोस्तोक, नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल नॉर्थ में ये लोकेशन है, ठीक है। तो 2015 से हर साल इसे होस्ट किया जा रहा है। रशिया का ये देखिए फार ईस्ट रीजन है, रिमोट एरिया है, साइबेरिया का एक परमाफ्रॉस्ट रीजन भी है बहुत सारा, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैटर किया जा सके, ये एरिया भी डेवलप्ड हो, इसीलिए रशिया ने इस फोरम को बनाया हुआ है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रशिया के फार ईस्ट रीजन में सपोर्ट किया जा सके सभी कंट्रीज के कोऑपरेशन के साथ। की हाइलाइट्स क्या रही? इंडिया ने हमेशा डिप्लोमेसी और डायलॉग का इस्तेमाल किया। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद लगातार कोशिश वो करता रहा कि जो भी पीसफुल मीन्स हैं मुद्दे को निपटाने के, उसको सपोर्ट किया जा सके। इंडिया रशिया के फार ईस्ट रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है फार्मा और डायमंड के सेक्टर में। फर्दर रशिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी है। इंडिया चाहता है कि जो आर्कटिक सब्जेक्ट्स हैं, आर्कटिक का इशू है, उस पर भी इंडिया अपना कॉपरेशन इंश्योर करे और एनर्जी के फील्ड में भी इंडिया अपना हिस्सा बना के रखे। इस महीने 30 साल पूरे हो जाएंगे जब इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट ओपन किया था व्लादिवोस्तोक में, रशिया में, और इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने इस एरिया में अपना कॉन्सुलेट ओपन किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएस स्टार्टअप सेतु के बारे में है। यूएस स्टार्टअप सेतु नाम से समझ में आ रहा है यूएसए का कुछ तो लेना देना होगा इसमें। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी हाल ही में यूएस स्टार्टअप सेतु को स्टैब्लिश किया। अब सेतु का क्या मतलब होता है? सेतु जो होता है वो दो किनारों को लिंक करता है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो लिंक होगा और दूसरा एक जो लिंकेज होगा वो यूएसए में होगा। नाम से इतना तो क्लियर हो गया। इसके माध्यम से फंडामेंटली जो इंडिया में स्टार्टअप्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। जो बे एरिया है सैन फ्रांसिस्को का, यूएस का, उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है कनेक्शन का? यहाँ पर जो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वॉल्व लोग हैं उनको अपस्किल किया जाए और जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लीडर्स हैं, वो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर करके मेंटरशिप दे सकें, इन्वेस्टमेंट दे सकें, मार्केट एक्सेस और कमर्शियलाइजेशन में हेल्प कर सकें। तो कुल मिला के यूएसए को इंडिया के स्टार्टअप में लिंक करने का ये एक प्रयास है। इससे ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म होंगे और यूएसए के मेंटर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करने को विलिंग हैं उन्हें एक एवेन्यू मिलेगा। इसका फायदा उठाने के लिए एक मेंटरशिप पोर्टल भी तैयार किया गया है। रिवीजन करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बनाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल सही है। क्वी मिंग जिंग, ये एक सुपर कंप्यूटर है, शुद्ध रूप से गलत है। ये एक ड्रोन है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉबी करता है, फ्रांस के पेरिस में बेस्ड है, गलत है, व्लादिवोस्तोक में है रशिया के। विकिपीडिया मल्टीलिंगुअल फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, लिखा और मेंटेन किया जाता है वॉलंटियर्स के द्वारा, सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।